वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तारीख बहुत अच्छी है। और इस टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, या कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, या धागे में माला पिरोना, या खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। भाई सीटेट एग्जाम को पास करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण इसमें कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो ये वाला कि खंभे की तरफ जो है यहां पे फुटबॉल को लात से ढकेलना। ठीक है, यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। बच्चों का विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? केंद्र से, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या जटिल से सरल की ओर? बताएंगे सब लोग। बच्चों का विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे केंद्र से वाहा हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण आर कह रहा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिकथन ए कह रहा है कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और परिवार बच्चों के जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, यह भी सही है। और एक दूसरे की यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, या तार्किक अनुप्रयोग? बताएंगे सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण हो जाएगा। ठीक है, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। तो यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? बताएंगे 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और सीटेट एग्जाम को भाई पास करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और कल से आपके फॉर्म में करेक्शन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। कल मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आप किस किस सेक्शन में करेक्शन कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता था? पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा, या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र? बताएंगे सब लोग। किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? बहुत अच्छे भाई, तो यहां पे स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हो। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती हैं।
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर हैं? तो ये है पूर्व परंपरागत, ठीक है, स्तर पर। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, या प्रश्न में कुछ विकर्षण छोड़कर, या उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग 8वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग 8वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके? नहीं। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर? नहीं। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति के लिए निरुत्साहित करना? नहीं। उन्हें जो है प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके पाठ प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन भाई बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनना है। यहां पे लेवाइगोस्की के सामने सांस्कृतिक उपकरण लिखा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर के सामने जी घटक बुद्धि लिखा है, जीन पियाजे के सामने पाड़ है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सामने संवेगात्मक परिपक्वता। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सही युग्म चुनना है आपको इसमें। तो केवल सही युग्म की बात करें तो यही वाला लेवाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर जाना, वहां पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ज्ञान सृजन की चाह को। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि मधुलिका नत्र और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गति संवेदी, संगीतात्मक। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मधुलिका नत्र और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? उसके पास है भाई शारीरिक, गति संवेदी, ठीक है। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, या प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात या जेंडर समतुल्यता। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे जेंडर पक्षपात हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, या ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का। बताएंगे अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है किसका परिणाम है? गुड मॉर्निंग सभी को। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट सभी लोग। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए।
आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का समान स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, या अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को शामिल करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। चलिए, बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? मैंने आपको बताया था मानकीकृत दिखे काट दो, केवल दिखे काट दो, ठीक है, ये मानदंड दिखा काट दो, ठीक है, केवल यही सही है कि अधिगम के लिए जो है आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आकलन के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बताइए। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है, वे प्रश्न जिनका उत्तर हां या ना में हो, एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, या वे शब्द जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यक्षण शामिल हो। बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं उतने स्कोर भी आप लोग अपना टाइप करके बताया करें। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं, 15 प्लस भी स्कोर कर ले रहे हैं तो अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं, और 20 प्लस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं भाई। एग्जाम में 100% आपका 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ के ही आएगा, और हमेशा आपको PYQ की ही प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका जो है चयन करना चाहिए? तो भाई करना चाहिए खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्य चर्चा, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, आगम्य इमारती ढांचा, या विविधता को स्वीकृति? बहुत अच्छा प्रश्न है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? विविधता को स्वीकृति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि अभिकथन और यहां पे कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन ए कह रहा है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। कारण आ रहे हैं, पाठ्य चर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। सही विकल्प चुनिए आप लोग, कौन सा है? बहुत अच्छे भाई, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे ए आला आपका सही है अभिकथन, और ये आपका नहीं सही है, ठीक है। तो ए सही है, लेकिन यहाँ पे आर गलत है आपका, ठीक है। चलिए, औसत विद्यार्थी को केवल वहां पे फोकस किया गया। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम, विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक, या गत्यात्मक? अधिगम विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डिस्लेक्सिया जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा श्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? गुड मॉर्निंग सभी को। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सॉरी, 19 नंबर का है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा श्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? तो यहां पे बाधित संप्रेषण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को लगाना, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? मानकीकृत निगेटिव है, केवल निगेटिव है, ठीक है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले
शिक्षार्थियों को अपेक्षा करके, नहीं भाई, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए? संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या संयोजित? बताइए। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए? संयोजित रूप में, ठीक है, प्रस्तुत किया जाए। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सीधे साधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, या नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताएंगे अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि भाई इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तीनों आपके सही हैं इसमें, तीनों, ठीक है, तीनों आपके सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 का जवाब देंगे सब लोग, कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण या अनुकरण? तो वह जो है केवल वैज्ञानिक तर्क को जो है बढ़ावा देना चाहता है और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है। तो केवल पहला और दूसरा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? तो वो है व्याख्यान। ये आपका निगेटिव होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, अभिकथन और यहां पे कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण आर है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाहर रूप से अप्रेरित करना चाहिए। बताइए कौन कौन सा सही है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे ए सही है, लेकिन यहां पे आर आपका गलत है। ठीक है, बाहर रूप से अप्रेरित नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? बताइए, कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान या सादृश्य मूलक चिंतन? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे कार्यात्मक स्थिरता हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम, असहायता, मस्तिष्क सुगठितता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता या संबद्धता का भाव? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
अधिगम असहायता हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, या उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, या उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करे, या केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। बताइए, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करने चाहिए जो है उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन है, यहां पे देख सकते हैं। घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, या युक्तियों के प्रयोग के बारे में जो है समझ की व्याख्या करता है, या मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है, या की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। बताइए, घोषणात्मक ज्ञान के बारे में बताना है, तो इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा यहां पे आपका। ठीक है, कि मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लासेस आए, अपडेट आए, करेक्शन की वीडियो आए, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।